अगर वो इन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं अच्छे से तो उनका चांसेस हो जाता है अच्छा मार्क का। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन टॉपिक्स के अलावा दूसरे टॉपिक्स को हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। आप फ्री हैं घर पे, पढ़िए, उन टॉपिक्स को समझिए। ठीक है, ये टॉपिक्स मैं करवाता हूँ, आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर करते हैं क्लास में। रेस्ट अपार्ट बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, जगह जगह पे बुक्स हैं आपके पास, उससे आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन पे ध्यान देते हैं। अब बात आती है आपकी मध्यकालीन इतिहास की, मिडेवल हिस्ट्री की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक में, क्योंकि 4, 3, 5, 2, 1 ऐसे करके इनका क्रम चल रहा था, तो मैंने जो यहाँ पर टॉपिक उठाया है वो है आपका मुग़ल काल, मुग़ल डायनेस्टी जो हमारा ऑनगोइंग है। 2 से 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, औरंगज़ेब हो गया, इन सब के बारे में पढ़ करके मुग़ल डायनेस्टी हमारी हो जाएगी ख़त्म। ये हो गया। जो आपके इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था 11। अच्छा, एक चीज़ सुनिएगा, यहाँ पर मैंने अकबर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी मुग़ल डायनेस्टी से इसका संबंध है। अकबर अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन ही अलग से पूछा गया था। सेपरेट अकबर से अगर मैं बात करूँ तो 12 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, अगर मैं फेमस युद्ध की बात करूँ, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, ये सब युद्ध वार्स ये भी अलग से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आए हुए थे इससे, टोटल 6 में। ठीक है, जो आपके सिख गुरु हुआ करते थे उनसे 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, और गुलाम वंश से जो है आपका, मेरे हिसाब से गुलाम वंश से जो है आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा, और भी बाकी बहुत सारे हैं, तुगलक वंश है, लोधी वंश है। ठीक है, और हमने ना मुग़ल डायनेस्टी में एक और चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था, सेपरेट पढ़ा हुआ था, बाबर के बारे में भी पढ़ा हुआ था। सेपरेट बाबर से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, याद रखिएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट था वो ऑलमोस्ट हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ख़त्म कर दिया है। युद्ध के बारे में हमने बात कर ली थी, कुछ और युद्ध हैं, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सिख गुरु है, रिमेनिंग है, ख़त्म कर देंगे। गुलाम वंश है, ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम मिलेगा तो लोधी वंश भी इसके साथ ख़त्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री। क्या इसमें पढ़ना है इसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि इसमें से कहाँ से आया हुआ है, तो ये है आपका ब्रिटिश अमेंडमेंट से। अंग्रेज़ों के जो अमेंडमेंट्स हुआ करते थे उनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अगर मैं अकेला इसकी बात करूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ब्रिटिश अमेंडमेंट्स, BA। अगर इसकी बात करूँ तो 34 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। सोचिए, 34 क्वेश्चन, मायने रखता है आपस अपने में ये टॉपिक। गवर्नर और वाइसराइज के बारे में टोटल जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो आए हुए हैं 23। इसके बाद से आता है सबसे इम्पोर्टेंट गांधीवादी या फिर गांधीवादी युग, 53 क्वेश्चंस, 53 क्वेश्चंस आए हुए थे। सोचिए, अकेला ये टॉपिक अभी तक में मुझे लग रहा है 60 प्लस क्वेश्चंस पूछ चुका है, 60 to 70 प्लस क्वेश्चंस, बस ये 3 टॉपिक्स है। उसके बाद रिवॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, मतलब क्रांतिकारी। 17 क्वेश्चंस आए हुए थे, इससे याद रखिएगा, 17 क्वेश्चंस। फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, इससे क्वेश्चन आया हुआ था आपका 16। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे राजा राम मोहन राय के बारे में, और क्वेश्चन की संख्या थी 31। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 17 क्वेश्चंस। मिसलेनियस, 88 क्वेश्चंस। ठीक है, मिसलेनियस को अलग से देखेंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था। अब बारी आती है स्टैटिक जीके की। ऑल ओवर इसमें हमने 60 to 70% ख़त्म कर दिया है। रेस्ट ए पार्ट 40% विल बी कवर सून। डांसेस हमने ख़त्म कर दिया है। अगर मैं डांसेस की बात करूँ, अकेले डांसेस की 51 क्वेश्चंस कैरी करता है अकेले ये टॉपिक, 51 क्वेश्चंस। फोक एंड क्लासिकल दोनों इसमें इंक्लूडेड रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लासिकल्स के होते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं बात करूँ 24 क्वेश्चंस। त्योहारों की बात करूँ, ठीक है,
अगर 13 की बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना टॉपिक इतना क्वेश्चन पूछ लेगा, 91 क्वेश्चन। ठीक है। ट्राइब्स एंड ड्रेसेस, मतलब कह सकते हैं प्रमुख जनजातियाँ तथा उसके पोशाक। तो पोशाकों की बात करूँ, 20 क्वेश्चंस, इंडिया में प्रथम और वर्ल्ड में प्रथम। अगर मैं बात करूँ इसकी, 104 क्वेश्चंस इससे आए हुए थे। खेल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं खेलों की बात करूँ तो 69 क्वेश्चंस, 69 क्वेश्चंस इससे आए हुए थे। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करूँ तो 87 क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब आप अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कहते हैं हम संगठन, 128 क्वेश्चंस कैरी करता है अकेले, 128। ठीक है। उसके बाद से आता है स्टेट जीके, राज्य की जीके। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है 20। खेल है 10, इम्पोर्टेंट डेज हैं 17, प्रमुख योजनाएं हैं 88, रिलीजियस प्लेसेस है, मतलब धार्मिक स्थल है। याद रखिएगा, जो राम मंदिर बना है उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ट्रस्ट का नाम कौन सा है, किस ट्रस्ट ने बनवाया है, कितने करोड़ की लागत आई है, टाटा का उसमें क्या रोल है, सबके बारे में पूछेगा। कब स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। रिलीजियस प्लेसेस से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन का मतलब है, शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए हुए थे। एब्रीविएशन, फुल फॉर्म कहते हैं, जैसे हमने कल भी बहुत सारे एब्रीविएशन के बारे में देखते आ रहे हैं। फुल फॉर्म की बात करूँ, कम क्वेश्चन पूछता है, 19 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये था कुछ स्टैटिक जीके का। जो पार्ट इसमें से बच गया है स्टैटिक जीके का, हम कंप्लीट कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे बताने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो है ये डेली आपको करना है रिवीजन। 1 घंटा करें या 1.5 घंटा करें, करना ज़रूर है, डेली करना है। ठीक है। मेंस तो आपका है नहीं, मतलब मेंस कहने का मतलब है आंसर राइटिंग तो आपका है नहीं कि आप लाइन बाय लाइन किसी टॉपिक को लिखिए। एमसीक्यू बनाने की कोशिश कीजिए, कम से कम एटलीस्ट डे में कम से कम 100 क्वेश्चंस मारिए। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 100 क्वेश्चंस मारिए, जॉब करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 40 क्वेश्चन मारिए आकर के घर पे, 40 क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू हो गया, बता दिया मैंने। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स से, जो हमारा ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग में है आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है अर्थव्यवस्था में, वो होता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान कहते हैं। क्वेश्चंस की बात करूँ तो अकेले इस टॉपिक से 40 क्वेश्चंस आते हैं, आए थे पिछले साल। दूसरा है आपका टैक्स, प्रोडक्शन एंड मार्केट, मांग और आपूर्ति, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस अकेले आया हुआ था 10। फिर आया हुआ था जो हमने बात किया था उस दिन, सॉरी, इसका 10 नहीं था, इसमें इसका 45 क्वेश्चंस था, 45। मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है बैंक्स, 60 क्वेश्चंस। गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने करंट अफेयर्स को देखा होगा, ये करंट अफेयर्स का चीज़ है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं बात करूँ स्कीम्स की, महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करूँ, 24। बजट हमने कल ही देखा था, करंट अफेयर्स का पार्ट है, 7 से 8। इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। अगर मैं इन्फ्लेशन, बजट, नेशनल इनकम, इन तीनों को मिला दूं तो इन तीनों को मिला करके क्वेश्चन आपका बनता है 34। 34 आता है। फिजिकल पॉलिसी, हमने बात किया हुआ है फिजिकल पॉलिसी के बारे में, ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आते हैं 12। कहने का मतलब मेरा ये था कि हमने इकोनॉमिक्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया है। हमारा अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा 5 ईयर प्लान्स। आज हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्रमुख योजनाएं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं, वो फेमस स्कीम्स। ठीक है, उसके बारे में हम आज इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। चलिए, तो ये कुछ आपका इकोनॉमिक्स का था। ठीक है। साइंस को तो अभी हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि साइंस का तो अलग से ही उसका अलग पार्ट आता है।
अब अगला जो हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम होता है भूगोल, जिसको कहते हैं हम ज्योग्राफी। तो भूगोल का कितना वेटेज होता है वो भी देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ ज्योग्राफी के बारे में, अगर मैं बात करूँ भूगोल के बारे में, तो कितना क्वेश्चंस आपका एक्सपेक्टेशंस होगा कि कितना क्वेश्चंस आ सकता है? कोई आइडिया है किसी के पास कि कितना क्वेश्चंस आया होगा? देखिए, पहले का ज़माना चला गया कि लोग कहा करते थे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते, एक क्वेश्चंस आता है कभी कभार, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो चुका है। जितना अंडरस्टिमेट किया गया है लोगों के द्वारा, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट्स के द्वारा। देखिए, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा। पढ़ाई तो हम डेली करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूगोल की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आया हुआ है, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में 100+ क्वेश्चंस की बात करूँ, लास्ट ईयर में 113 क्वेश्चंस आए हुए हैं। भारतीय जल निकासी व्यवस्था, क्या कहा? भारतीय जल निकासी तो क्वेश्चंस इसमें से कितना ज़्यादा है? 113 क्वेश्चंस है, 113 टोटल शिफ्टों में। इससे कम की मैं बात करूँ कि इससे कम कौन से टॉपिक से आया हुआ है? एनटीपीसी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, उसका नाम होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 59 क्वेश्चंस। अब इससे कम कौन से टॉपिक से? इससे कम आया हुआ है आपका मिनरल्स, भारत में खनिज संसाधन, मिनरल्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, ठीक है, मिनरल्स 47। इससे कम और कौन से टॉपिक से? हमने बात किया था स्ट्रैटेजी के में बायोस्फीयरिक रिजर्व्स, उसी टाइप का आता है यहाँ पर में बायोस्फीयर रिजर्व, जो जैव मंडल बायोस्फीयर को संरक्षित करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस है? 36 आया हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि अलग टॉपिक तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला बताऊँ मैं आपको। अगला होना चाहिए आपका वर्ल्ड से। वर्ल्ड मतलब अर्थ से की बात कर रहा हूँ, सोलर सिस्टम। टेंथ में या फिर 9th 8th 7th स्टैंडर्ड में जब आप होंगे, तो आपने सौर मंडल के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा। सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उतना ही पढ़ना है। बचपन वाली चीज़ें, पहले कौन सा ग्रह है, बाद में कौन सा ग्रह आता है, ये वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कल्पना चावला, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड की बात कर दूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो भी आता है क्वेश्चन, 1-2 आता होगा, जो भी आता होगा, मतलब एक ही आता है अमूमन। टोटल शिफ्ट से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, ये 113, 12, 47, 59, 25, इससे घबराना नहीं है। ये सिर्फ एक शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है ये, या फिर 1 डे का क्वेश्चन नहीं है। टोटल 113, 114 शिफ्ट्स में से जो है 25 क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोचिएगा क्या वेटेज होगा इसका, एक क्वेश्चन अमूमन। ये आता है आपका पेनिनसुला का, आप लोगों ने नाम सुना है उससे। उसके बाद से आता है आपका प्लेट्यूड से, या फिर इसको और यह एक और पार्ट होता है इसका महासागर से। महासागर से ही याद रखिएगा, महासागर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर इसको महाद्वीप भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपने देखा होगा जब आपने सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनएच से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल हाईवे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
इस बार भी आएंगे, 100% आएंगे। एनएच से बात करूँ तो उसको हम याद करते हैं परिवहन में। कितने क्वेश्चंस आए होंगे? 47। सॉरी। देखिए, ये था कुछ आपका ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है आपका भारतीय राजव्यवस्था, ठीक है। भारतीय राजव्यवस्था, देखिए भारतीय राजव्यवस्था भी हम शुरू करेंगे, लेकिन इसमें से ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ। हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ। देखिए भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अगर मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो आता है आपका आर्टिकल्स। बस एक मिनट कर देता हूँ। अच्छा परेशान नहीं हो, ये ना मैं ये ना अभी इसका वो पीडीएफ बना करके ना ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। ये देखो, वीकनेस लग रहा है ना आज थोड़ा सा, इसलिए मैं डल वॉइस है मेरी आज, बस कोऑपरेट करना। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स। एक ना टिप देता हूँ पॉलिटी पढ़ने का, सुनिएगा। मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ, एक साथ पूछा भी जाता है आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स, ठीक है। ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। और कुछ आते हैं शेड्यूल्स। हिंदी में बात करूँ, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची एक साथ पढ़िए। क्वेश्चंस की संख्या है इसमें से 91, 91 क्वेश्चंस। और अमूमन ऐसे बात करूँ शिफ्ट वाइज की कितना क्वेश्चंस आता होगा, आता है आपका 4 से 5, 5 क्वेश्चंस मिनिमम रहते हैं पॉलिटिशियन। नेक्स्ट आपका जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आज मैंने फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा पार्ट या क्लिप कह सकते हैं अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? तीनों को मिला दूँ 40 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल, 40, है ना। नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट। अच्छा पार्लियामेंट सर आप अलग अलग लिख रहे हैं, तो क्या इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे? जो यहाँ पर मैं आपने डीपीएसपी लिखा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा, फंडामेंटल राइट्स लिखा, और यहाँ पर मैं आपने अलग से सर आर्टिकल्स लिखा है, तो क्या ये आर्टिकल्स जो आप लिख रहे हैं वो क्या हमें इनके पढ़ने पड़ेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। संसद 51 क्वेश्चंस, 51। उसके बाद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आता है आपके प्रेसिडेंट्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम। इन 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके 78, 78। अकेले अगर मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करूं तो तीनों को मिलाकर के क्वेश्चंस आते हैं 54, ठीक है। 78 इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार सीएम के अंदर जो विधान परिषद, जो भी स्टेट कह सकते हैं लॉज होते हैं, वो सबसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जनरली। चलिए ये हो गए कुछ आपके। अब देखो सबसे कम क्वेश्चंस किस में से आते होंगे, वो होती है समिति और रिपोर्ट्स की, है ना। उस समिति ने ये काम किया, वो समिति से ये बना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति, वो समिति, ठीक ना। तो उससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू ले लेते हैं, भाई ये इधर से इधर बना, उधर से इधर बना, ऐसे उसी में एकदम 5-6 दिन लगे हुए हैं, क्योंकि तो बहुत लंबा टॉपिक है वो। हाँ, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, ये वो ऐसा वैसा। कितने क्वेश्चंस आए हैं टोटल शिफ्टों की बात करूँ तो? 5। क्या फ़ायदा पढ़ के 5 क्वेश्चंस के लिए अपना
4 से 5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपकी, अब क्या रह गया, साइंस। ठीक है, साइंस की बात करूँ, चलिए साइंस की बात भी आज कर ही देते हैं। आप सभी फैमिलियर हैं कि साइंस जो है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स के नाम होते हैं, एक का नाम होता है फिजिक्स, दूसरे का नाम होता है केमिस्ट्री, तीसरे का पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है इसका बायोलॉजी। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, सबसे कम पूछे जाने वाला, और ये है आपका मीडिएटर, मतलब कम भी और ज़्यादा भी। चलिए आइए देखते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बात करूँ, 200 प्लस क्वेश्चंस फिजिक्स में से किस टॉपिक से आया होगा? किसी के पास कोई गेस है कि इस टॉपिक से आना चाहिए? सिर्फ लाइट से, अगर इसमें चलो वेव्स को भी ऐड कर देते हैं, लाइट्स एंड वेव्स से क्वेश्चंस आया हुआ है 300, 300 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो? 261 क्वेश्चंस अकेले। नेक्स्ट, वर्क फोर्स एनर्जी, बचपन में पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा वर्क फोर्स एनर्जी। देखो यहाँ पर मैं ना क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कि हम ये जो साइंस है वो किस लेवल का पढ़े कि हमारा काम हो जाएगा, किस लेवल तक का पढ़े। बचपन में 10th क्लास की बात करूँ, ठीक है, 10th तक जो NCERT पढ़ी थी, सिर्फ उस NCERT को पढ़ लेने से आपका तीनों पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। 12th का साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री गलती से भी मत उठाना। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं 12th लेवल का पढ़ लेता हूँ मेरा काम निकल जाएगा, तो बता देना चाहूँगा कि 12th लेवल से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। रुकिएगा बस 1 मिनट, है ना, एक डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है, बस 1 मिनट। ठीक है, हाँ, सबसे बेस्ट अगर बात करूँ सबसे बेस्ट की, तो आप अगर NCERT पढ़ लेते हैं ना, हर किसी चीज़ को छोड़ करके, किसी भी स्टैंडर्ड बुक की नहीं बात करता, NCERT छोड़ देते हैं, सॉरी NCERT पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपका साइंस में अगर अच्छा मार्क नहीं आया तो मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा। वर्क फोर्स एनर्जी 106 क्वेश्चन आस्किंग, 106 क्वेश्चन, बाकी सबसे वही 50-60 ऐसे करके। एक और याद रखिएगा, साउंड, साउंड 45 क्वेश्चन, 45। ठीक है, इन्वेंशंस 13, ठीक है, SIN यूनिट्स 46, ठीक है, और मिसलेनियस की बात करूँ तो 48। चलो वो भी लिख ही देता हूँ, है ना। आपने सुना होगा रेडियो मैग्नेटिक वेव्स, RMW, रेडियो मैग्नेटिक वेव से क्वेश्चंस बहुत कम, 8 क्वेश्चंस आया हुआ है। नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इन्वेंशन
कितने क्वेश्चन आस्किंग होते हैं इसमें से? 13। मतलब लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी पढ़ लोगे मोर देन एनफ है। अलिस लूसेंट है आपके पास तो और अच्छी बात है, लूसेंट से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ो। चलो, ये थे आपके कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स। अब मैं बात करूँ अगर केमिस्ट्री की, तो मुझे 3 ऐसे टॉपिक लग रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस की रैंकिंग है 102, 163, 211। फिर 211 वाला देखते हैं। आपने केमिकल रिएक्शंस बचपन में सुना पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस का CR लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शंस 211 क्वेश्चंस। फिर आता है आपकी बारी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, 102 क्वेश्चन। अगर आप नहीं, मैं इसको ना शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसका जब मुझे टाइम मिलेगा तो उसका पूरा मैं अच्छे से बॉक्स में बना करके आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दूंगा, या फिर आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आइडिया ले लीजिए कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, एक इसमें से टॉपिक आता है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। अब ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है? देखो, इसमें ना एग्जाम्पल ले ले करके क्वेश्चंस आते हैं कि राम है, उसने लिटमस पेपर पे ये कलर लगाया, ये कलर चेंज हो गया, तो बताओ क्या रिएक्शन हो गया इसका। तो रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस आते हैं। 55 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस। चलिए, ये था कुछ आपके केमिस्ट्री के पार्ट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो आता है बायोलॉजी। अब क्या आप सोच रहे होगे बायोलॉजी में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने बायोलॉजी कभी पढ़ी है? बायोलॉजी में प्लांट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन से क्वेश्चंस तो बहुत कम, प्लांट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। चलिए, देखो इसमें ना किसी में 100 क्वेश्चंस टच नहीं हुआ था इसमें। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी में, तो किसी भी टॉपिक से 100 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, मतलब 100 क्वेश्चन से कम ही है। लेकिन इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब कह सकता हूँ 8 से 10 टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। अगर मैं 8 से 10 में बात करूँ, तो आपने एक टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। इससे अकेले 71 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने ह्यूमन पार्ट्स, से जो है वो 18 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स, प्लांट्स के बारे में कह सकते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें से क्वेश्चंस आपका आता है 87। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, रेबोसोम्स हो गए, ठीक है। ये सब कुछ आते हैं आपके। तो इसमें अगर मैं बात करूं, तो इसमें से क्वेश्चन रहता है 71, या फिर 72 ले लीजिएगा। एक और आता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चंस आपका आता है कंकाल तंत्र से 33, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं 42। तो देखो, मैंने यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक्स लिखे हैं, और टॉपिक्स भी हैं इसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ बायोलॉजी के पार्ट्स, ठीक है। तो हमने साइंस का देख लिया कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
अब क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स का कि कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं? आंसर इज यस। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लिमिटेड। मैं अगर बताऊं आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चंस 15 पूछे गए हैं अभी तक, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं किसी एक टॉपिक से, तो उस टॉपिक का नाम है मेमोरी। मेमोरी 15 क्वेश्चंस आए हैं। इससे कम क्वेश्चंस आए हैं आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बहुत इजी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। पूछ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस के एक प्रकार नहीं है। 11 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अच्छा, आपके घर में बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उनके पास कंप्यूटर की बुक होगी, तो अगर आपको पढ़ना है तो उससे पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है वहाँ पर, में यह समझाया जाता है। इसमें से आपका रहता है अलग से एक टॉपिक, उसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन 10, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब क्वेश्चन आता है इंटरनेट से। इंटरनेट से क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी में बस 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, MS एक्सेल के बारे में नॉलेज रखिएगा। MS एक्सेल से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। जिस पे मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये है MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा 10, MS वर्ड से क्वेश्चन है 3, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन है 2। तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो यह कंप्यूटर का पार्ट था। अच्छा, साइंस का एक और पार्ट आता है जिसको कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें हम इन्वेंशंस के बारे में देखते हैं, इसरो के नए नए जो है वो मिशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करते हैं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में, देखिएगा, इसको भी एक साइंस का पार्ट ही समझिएगा, साइंस का पार्ट ही है ही ये। तो इसमें ना प्लैनेट्स, मिसाइल, मिशन, संगठन, इन 4 को मिला दिया जाए तो क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल 40 प्लस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है आपका प्लैनेट से। अगर मैं बात करूँ तो 57 क्वेश्चंस आते हैं। मिसाइल की बात करूँ 19 क्वेश्चन आता है। मिशन की बात करूँ 34 क्वेश्चंस। संगठन की बात करूँ 31 क्वेश्चंस। बाकी है 10 है, 8 है, 5 है, वो सब नहीं देखना। चले, ये हो गया। अगला आपका एक और टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम होता है करंट अफेयर्स। मैंने करंट अफेयर्स के बारे में एक दिन आपको और बताया हुआ था, फिर से बता देता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है तो जो नहीं आए हैं ऑनलाइन ये लाइव क्लास में वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स क्या होता है? करंट अफेयर्स, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानना। अच्छा, करंट अफेयर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आस्किंग कहाँ से रहती है, किस टॉपिक से रहती है? किसी को आइडिया है कहाँ से रहती है? नहीं, अकेले स्पोर्ट्स से 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है।
और सबसे कम कम क्वेश्चन रहते हैं विशेष दिन पे, यानी कि आपके कह सकते हैं फेमस डेज। सबसे कम क्वेश्चन चार। ठीक है, चार क्वेश्चंस, बहुत कम, नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 66। इससे कम क्वेश्चंस आते हैं आपके इकोनॉमी से। अब इकोनॉमी से आप बताइए, बजट वगैरह सब आ जाता है। ठीक है। चौथा आपका जो क्वेश्चंस आता है, फोर्थ, वो रहता है प्राइस। 34। के बाद आपका आता है पॉलिटिक्स। 15 क्वेश्चंस। अच्छा, पर्सन 27 क्वेश्चंस, फेमस पर्सन्स जो होते हैं। सब लास्ट आता है आपका इम्पोर्टेंट डेज, 4 क्वेश्चन। तो ये कुछ हमारा जीके जीएस का टॉपिक था, पार्ट था, भाग था कह सकते हैं इसको, कि हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री से। देखिए, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, कुछ छूटा तो नहीं, इकोनॉमिक्स, फिर हमने बात की पॉलिटी की, फिर साइंस की बात की हमने, फिर अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर की बात की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसकी बात की, करंट अफेयर्स की बात की। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, अभी हम जो है वो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं अपना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो हमारा आज टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख योजना एवं उनके कार्यक्रम। देखें इन चीज़ों को, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको सेव कर दूँगा। मैंने क्या कहा, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। इस टॉपिक से क्या समझते हैं आप लोग, जो मैंने अभी बोला? कुछ आइडिया है इस टॉपिक से कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? क्या कहा आपने? हाँ, ठीक है। कोई ऐसा आप योजना के नाम बता सकते हैं जो इसके अंतर्गत आता हो? देखिए, हाँ, ये सारी योजना जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, और करंट अफेयर्स में जो हम पढ़ते हैं स्कीम्स, वो भी यही है। ठीक है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है। सुनिएगा, स्कीम्स की बात करूँ तो हमने अभी जस्ट बात किया था इकोनॉमिक्स में कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, इसमें ना एक आता है जो काफ़ी आपने देखा होगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो होता है मनरेगा।
क्या होता है मनरेगा का फुल फॉर्म? हिंदी में बता दूं? हाँ, एम से हो गया आपका महात्मा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल, एक मिनट दीजिएगा, है ना? हम्म। हम्म। ठीक है सर। अब ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना लिखा हुआ है इसका पूरा फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाम से ही कुछ पता चल रहा है हमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ पर मैंने गारंटी दी जा रही है रोजगार की। चलिए, हमें तो कुछ इससे पता चल गया। अब इसमें है, देखते हैं कि भाई होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, सरकारी योजना है। इसको जो है वर्ष 2000 कितने में, 2005 में महात्मा, सुनो मेरी बात पहले। 9 कह रहे हो तो फिर पहले वो भी सुन लो, 9 और 5 में क्या डिफरेंस है। जब इम्प्लीमेंट, जब मतलब महात्मा, आपने 2 अक्टूबर मनाते हो ना, 2 अक्टूबर 2005 में इसको, इसकी शुरुआत करने के लिए जो है कहा गया था, ठीक है। अब ये कहीं कहीं पे ना ये फिक्स नहीं है, आप अगर इसको गूगल करोगे ना 2006 दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको शुरू करने के लिए जो है वो कहा गया था कि भाई हम 2 अक्टूबर को जो है वो गांधी जयंती के रूप में बनाने मनाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, एक ऐसा स्कीम लाइए जिससे गरीबों का कल्याण हो सके, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इम्प्लीमेंट डेट है 2 फरवरी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जो यहाँ पर मैं अब जो यहाँ पर मैं बात की जा रही है 2009 की, कि भाई शुरुआत करने के लिए कहा गया था 2006 में, लेकिन इसको अगर कह सकते हैं पूर्ण रूप से अगर ये काम में आया, ठीक है, पूर्ण रूप से अगर ये काम में आया तो वो कहेंगे 2009 में। लेकिन 2009 नहीं याद रखना, क्वेश्चन से हमेशा 2006 या 5 से ही आता है। 2005 भी हटाओ, 2006 2 फरवरी को याद रखिएगा। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, इतना ही, इतना इनफ नहीं है, इसको इरेज करके मैं वापस से लिखता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए, शुरुआत इसकी की गई 2 फरवरी 2006 को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ शुरुआत की गई, कहाँ से शुरुआत किया गया था, पता है कहाँ से शुरुआत किया गया था? सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से। जगह का नाम याद रखिएगा, अनंतपुर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा था। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि उस समय में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अब इसका जो फर्स्ट,
ठीक है। इसका प्रथम चरण जो हुआ था, फर्स्ट स्टेज कहिएगा इसको, तो फर्स्ट स्टेज में जो है कितने मतलब गाँवों को कह सकते हैं इसके अंतर्गत, या फिर कितने जिलों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज में 200 डिस्ट्रिक्ट को जो है, 200 जिलों को जो है इसके अंतर्गत जोड़ा गया था या फिर लागू किया गया था। ठीक है, बाद में ये पूरे देश में लागू किया गया। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बाद में ये पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, अब देखो ये ना, आप लोग जो 2009 कह रहे हो ना, ये 2009 में इसका नेम चेंज किया गया था। ये पहले नरेगा हुआ करता था, नरेगा। 2006 तक इसको नरेगा के नाम से जाना गया था, जिसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ये था। 2009 जो याद रखते हो ना, वो नाम पड़ता है मनरेगा 2009 में। समझ में आया? तो शुरुआत 2006 से ही हो गई थी, 2005 और 6 से ही हो गई थी। नाम चेंज हुआ है, तो नाम चेंज का थोड़ी पूछेगा आपसे कि भाई बताओ कि कब से शुरुआत हुई थी, 2009 टिक मार दोगे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल नंबर कट जाएगा वहाँ पर। समझ में आया आप लोगों के तक? अब देखो, अब इस योजना का क्या एक बेनिफिट था वो सुनिएगा। इसमें ऐसा कहा गया था कि योजना के तहत जो है काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य हो गया था। मतलब अगर आपका नाम, अगर आपके किसी परिवारजन का नाम इस में आता है, इस स्कीम में आता है, तो उनको 15 दिनों के अंदर जो है रोज़गार देने का वादा या फिर रोज़गार दिया जाना अनिवार्य था। ठीक है, अब देखो काम के बदले क्या हुआ था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मनरेगा में समाहित कर दिया गया था। काम के बदले अनाज, पैसा नहीं, अनाज मिल रहा है। बार्टर सिस्टम आपने बताया था, मैंने आपको एक दिन सिद्धार्थ ने एग्जांपल दिया था, तो मैंने बताया था बार्टर सिस्टम के बारे में कि मेरे पास शूज़ है, आपके पास चावल है, मुझे दे दीजिए। ठीक है, उसको चावल की ज़रूरत है, मुझे शूज़ की ज़रूरत है, तो इसको ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। उसी प्रकार से इसमें कहा गया कि काम के बदले जो आप काम कर रहे हैं, हम आपको उसके लिए क्या करेंगे, अनाज देने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इस योजना के बारे में आपको बताऊं कि यह एक सरकारी योजना थी, ठीक है, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, मेन प्रिंसिपल जो है, वो गांव में रहने वाले लोगों को रोज़गार देना था, ताकि वे अपना जीविका चला सकें। लोग काम क्यों करते हैं? अपनी फैमिली को देखने के लिए, अपना जीविका लाइफस्टाइल चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो इस योजना के तहत जो है वो हर गरीब ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन तक जो है वो काम देने की गारंटी दी गई थी। मतलब 100 डेज वर्क पॉलिसी इसमें रखा गया था। ये सब नहीं याद रखना है, मैं आपको बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका नाम पूरा, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा, नाम चेंज का ईयर याद रखिएगा, बस इनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, अब देखो इसमें काम होते हैं कि शारीरिक मेहनत के जितने भी काम आते हैं, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कौन से मेहनत में आता है, इसको आप कौन सा मेहनत में ऐड करेंगे? क्या मैं मेरा यहाँ पर मैं बॉडी वर्क कर रहा है? बताइए, क्या मेरा बॉडी वर्क कर रहा है? आज का आंसर होगा छोड़ो, गलती हो गई, मैंने पूछ लिया। सुनो, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरा मुंह नहीं चल रहा है? तो भाई काम हो गया इसमें। ठीक है ना? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताया था कि सरकार अगर 15 दिनों के भीतर काम नहीं दे पाती है, रोज़गार नहीं दे पाती है उस पर्सन को, उस इंसान को, तो जो है वो मुआवजा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मुआवजा के लिए क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को ही ले सकते हैं, और ये योजना जो है वो गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा मनरेगा के बारे में। अच्छा, स्टार्टअप के बारे में बहुत चल रहा है भाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। क्या होता है स्टार्टअप इंडिया? कब शुरुआत किया गया था स्टार्टअप इंडिया का? कोई है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर? ठीक है, मैं बताता हूँ।
कोई है यहाँ पर में और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है आप लोगों को? ये स्टार्टअप इंडिया नाम से पता चल रहा है भाई साहब, स्टार्ट करने के लिए कह रहा है खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस। ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आप कह सकते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है। 16 जनवरी 2016 को, 16/16 इसकी शुरुआत यहाँ पर में हुई थी। ये एक सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार ने जो है वो नए बिजनेस, इसको आप बिजनेस से भी याद रख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस के जो है बिजनेस को देखते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए स्मॉल, आपने पढ़ा ना लघु उद्योग के बारे में कि भाई स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो है स्टार्टअप इंडिया बनाया गया था। ठीक है। क्या बातें यहाँ तक समझ में आई? अब देखिए गांव में जो है ना लोगों के पास बहुत स्किल होता है, गांव में लोगों के पास बहुत स्किल होता है, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तब बना करके क्या करते हैं आपस में ही बांट लेते हैं, नहीं उसको आप सेल कीजिए। आपने देखा होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे गांव में ही मिलती हैं सिर्फ, बाहर में देखने को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब किसी के पास 50-60 गाय है, वो सिर्फ दूध का काम करता है, तो अब वो क्या करेगा, दूध से घी बनाना भी स्टार्ट कर देगा, उसको जो है वो ऑनलाइन सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा, वो अलग अलग जगहों पे उसको सेल करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरे पास आज 50 गाय है, ठीक है, अकेले मैं दूध निकालता हूँ और दूध जगह जगह जो है वो साइकिल पे बेचता हूँ। मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो क्या मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, क्या मैं लोगों को रोज़गार दूंगा? बताइए आप लोग। जैसे मैंने अभी स्टार्टअप किया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक स्टार्टअप है। ठीक है। अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है। देश का जो 90 से 80% यूथ जो अभी जा रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ स्विच होता जा रहा है। हर किसी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस रहता है। ठीक है। मैं अगर इसको आगे चल करके अपना जॉब छोड़ करके मैं इसको अगर आगे प्रमोट करूँगा इस चीज़ को, तो मैं क्या करूँगा, खुद का एप्लीकेशन बनवाऊँगा पहली बार, लोगों को क्या करूँगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोज़गार दूंगा कि भाई आप मेरा एडिटिंग डिपार्टमेंट देखिए, आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, आप मेरा ये देखिए, आप मेरा वो देखिए। दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? एक मतलब एक बिजनेस जो है वो कितने सारे लोगों के घर को चला रहा है, चला रहा है कि नहीं चला रहा है? खान सर को देखिएगा, एक ही जगह तो उनका नहीं खुला हुआ है ब्रांच, कितने भारत में कितने जगहों पे उनका ब्रांच खुला हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनका अलग है, ठीक है ना, ऑफलाइन उनका अलग है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम उनका अलग है, कह सकते हैं उनका ये एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं उनके पास। ठीक है। एक लीगल डिपार्टमेंट भी है खान सर का अलग से, जो केसेस वगैरह देखता है। ठीक है। तो देखिए एक बिजनेस कितने लोगों का घर को चला रहा है, कितने लोगों के घर का लालन पालन कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ, स्टार्टअप इंडिया का बस एक ही मतलब होता है कि लोगों को रोज़गार देना। ठीक है। 16 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है ना। और बिजनेस को एक तरह से कह सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टार्टअप इंडिया के बारे में। क्या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है इसके बारे में जानने से? चलिए, अब एक आता है स्टैंड अप इंडिया। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप कॉमेडी में? मतलब एक तरह से वो लोग को एंटरटेन कर रहा है। चलिए, उसी प्रकार से मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात नहीं की गई है, स्टैंड अप है ना, खड़े खड़े वो लोगों को बताता है, हंसाता है, खड़े खड़े बैठ के तो नहीं बताता है ना। उसी प्रकार से ये योजना जो है वो 5 अप्रैल 2016 को जो है वो शुरू किया गया था। अब देखो इसका उद्देश्य जो है ना वो नॉन फार्मिंग या फिर कह सकते हैं गैर कृषि क्षेत्र में, आप कह सकते हैं उद्यान इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है प्रदान किया गया था, किया जाएगा। मतलब देखो आपने सुना होगा ना, आप बंजर ज़मीन का नाम सुना है, बंजर जहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी,
हाँ, तो कहा गया था सरकार की तरफ से कि जिनका भी लैंड है, ठीक है, जिनका भी भूमि है, वो तो अब बेरोजगार हो गए क्योंकि वो किसान थे, उनका उनका ज़मीन क्या हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, वो ज़मीन बंजर हो चुका है। बंजर ज़मीन पे खेती होगी, नहीं होगी खेती। तो वो जो जगह है ना, वो जो फील्ड है ना, उसमें आप इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, आप उसमें जो है लघु उद्योग शुरू कीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, अब ऐसा नहीं छोटा सा ये 5 दूर का ज़मीन है, बोलोगे 1 करोड़ रुपए दीजिए सर हमको इसमें स्टार्टअप करना है, सर इसको हमें इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, मार के भगा देगा वहाँ से, नहीं देगा। बोलेगा कि भाई छोटा सा एरिया में तुमको 1 करोड़ रुपए लगेगा। सुनो, तो वो ना, ये आपका ये यहाँ पे पैसा है ना, वो देखा जाता है लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास भूमि कितना है। बहुत मतलब कह सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका मेन काम याद रखिएगा, जितने भी बंजर भूमि होते हैं, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, उन जगहों पर सरकार जो है कहती है भाई आप उद्योग लगाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो आज के टाइम में सिर्फ पैसे से हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी को कहिएगा कि आइए सर हमारे खेत में थोड़ा सा कुदाल चला दीजिए, काम हो जाएगा सर हमारा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। वो तो आपको सिर्फ जो है वो पैसों की हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये था आपका स्टैंड अप इंडिया। होपफुली जो मैं जिस लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ उस लैंग्वेज में आपको समझ आ भी रहा होगा। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या होता है प्रधानमंत्री, ये तो भाई मुझे लग रहा है कि हर किसी को पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, इतना तो बता दो क्या है ये। सिर्फ गरीब लोग, लगता है आपको कि सिर्फ गरीब लोग ही, नहीं नहीं सक्षम सब है। देखो मानसी, अगर आप ये सोच रहे हो कि सक्षम कोई नहीं होगा, सब सक्षम है, कोई अपना पैसा लगाना नहीं चाहता। रियलिटी है, बताता हूँ आज की। कहते हैं रिजर्वेशन सिर्फ SC ST OBC वालों को मिला हुआ है, जनरल वालों के तो मजे मजे है। सॉरी, जनरल वालों को तो सजा ही सजा है। तो एक बात बता दूँ, 3,000 रुपये खर्च करके EW सर्टिफिकेट बन जाता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो मतलब जिनके पापा गवर्नमेंट में है, वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, कह सकते हैं, वो EW सर्टिफिकेट बना करके अपना 10% रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो आज के टाइम में रिजर्वेशन हर किसी को मिला हुआ है, हर किसी को मिला हुआ है, समझे। तो इसी प्रकार से जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसमें भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपासन मंत्रालय, मतलब वो कह सकते हैं कि जो भी इनका देख रेख करते हैं उनके द्वारा 1 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब देखो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है कि वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर की योजना प्रदान की गई, पता है किसी को। तो ये करंट अफेयर्स में देखना है। यहाँ पर मैं एक आंकड़ा जो कि मैंने अभी जस्ट गूगल किया है, तो मुझे मिला है कि पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर को दिया गया है। मतलब कह सकते हैं 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों को इसका सुविधा मिला हुआ है। सोचिए कितने ज़्यादा लोगों को ये चीज़ों के आवास में मिला हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। अब देखो ये जो है ना, ये तो पूछेगा नहीं, गारंटी है इस बात की, नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। कहा गया था इस योजना के तहत जो वर्ष 2022 तक जो है वो हम सभी को आवास देंगे, सभी को घर देंगे। तो इसके तहत ये शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, अगला आपका आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अच्छा, आज विश्वकर्मा पूजा है ना, आज विश्वकर्मा पूजा है, क्या उनके नाम पे भी कोई योजना शुरू की गई है, क्या उनके नाम पे कोई है PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत, किसी को पता है। हाँ, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट कि भाई साहब स्टैंड अप इंडिया में लोगों को इंडस्ट्रीज़ के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कह सकते हैं लोन मिल रहा है ना। ये लोन मिल रहा है उन लोगों को। सेम जो है
वो आपको पीएम, हाँ, पीएम, याद रखिएगा, विश्व पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसके तहत जो है वो जितने भी कारीगर होते हैं ना, जो मतलब कह सकते हैं मतलब किसी छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण करते हैं, कोई घर पे आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, किसी का साइकिल का मतलब शॉप है छोटा सा, ठीक है, कोई मतलब घड़े वगैरह बनाता है, जो भी मतलब मिट्टी के सामान होते हैं वो सब बनाता है, ठीक है। तो उन लोगों को लोन देने की बात की गई है कि मतलब इसमें जो है 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपीज़ तक का लोन गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का लोन। अब जब ये लोन की बात आती है ना, तो इनका याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होता है, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट लोन्स होते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। जैसे कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है वो कोई बच्चा 5 लाख तक का लोन ले सकता है स्टडी के लिए। अब हो सकता है ये इंक्रीज़ हो गया हो बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे, और ये भी वो भी इंटरेस्ट रेट कब लगता है, जब आपकी जॉब लग जाती है तब, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, पता है किसी? ये हुआ था, आपका लेटेस्ट है ये, इसलिए बता दिया, 17 सितंबर 2023 को शुरुआत किया गया, ठीक है। बातें समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, एक और आता है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या लिखा मैंने? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलिए, इसको आप इंग्लिश में भी वही पढ़ेंगे और हिंदी में भी वही पढ़ेंगे, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी, अच्छा क्या होता है इसमें? पहले तो ये देख लीजिए कि शुरुआत कब किया गया था। जुलाई 15, 2015, ठीक है, 15/15/2015 पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्कीम को शुरुआत किया गया था वर्ल्ड यूथ डे पे, याद रखिएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे इसको जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अच्छा, क्या होता है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? स्किल डेवलपमेंट होता है। इसका मकसद होता है कि भारतीय युवाओं को जो है ना, वो उद्योग से, जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े कौशल मतलब स्किल्स होते हैं ना, वो उनको ट्रेन किया जा सके। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद का टॉपिक हम कल देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। देखो, आज के टाइम में ना एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब आप कह रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं आप, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, देन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? स्किल डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे कि अब स्किल डेवलपमेंट से क्या मतलब, आपने आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं हो पाती है, ठीक है, लेट